Next, any change in the accounting policy relating to inventories which is in effect in the current or latter period should be disclosed. This is in accordance with the accounting principle of, अब देखो सिंपली कह रहा है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, जैसे इफ इन केस मान लो आप पहले फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे और अब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर आप इसमें कोई भी चेंज करते हो तो नो डाउट हमें इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, बुक्स में इसको डिस्क्लोज करना होता है एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है हम किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग। हम कोशिश करते हैं कि हम कभी भी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ना करें, बट फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कई बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, सब पे हमने एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड की हुई है। वो सारी क्लासेस नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज वेल एज हमने ड्यू के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें भी वो सारी क्लासेस हमने डाल दी हैं, तो आप ये सारी क्लासेस ज़रूर कवर कर लेना जो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर? Next, X and Y share profits and losses in the ratio 2:1. They admit Z in the firm with 3/7 share, which he get 2/7 from X, 1/7 from Y. New profit sharing ratio पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपली X ने जितना दिया और Y ने जितना दिया वो उनके ओल्ड शेयर से लेस कर देंगे, क्योंकि बेसिकली X सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 और Y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, और Z का कितना रेशियो है? 3/7। तो देखो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि x का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3 और इसमें से हम माइनस करेंगे 2/7, तो कितना आएगा? 21 और 14 माइनस 6, तो ये सिंपली वैल्यू आ जाएगी 8/21। अब x का शेयर हम याद रखेंगे 8/21। वैसे ही सेम पैटर्न पे y का शेयर निकाल लेते हैं। y का ओल्ड शेयर कितना है? 1/3। इसमें से इसने कितना z को सैक्रिफाइस किया है? 1/7, तो 7 - 3 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा बेटा 4/21। ठीक, तो 8/21 रेशियो 4/21 रेशियो z का शेयर कितना है? 3/7। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसको 21 में कन्वर्ट कर दें, एलसीएम सेम कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 8:4:9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड लॉस इज रेफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब देखो अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो नो डाउट ये भी क्या है? लॉस है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, ये हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी मिसलेनियस एक्सपेंस है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस पूछा है। तो जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें क्या आएगा? पीएल का डेबिट बैलेंस, ना कि ये सारी चीज़ें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, अ फर्म हैज 40,000 रुपीज एट इट्स एनुअल प्रॉफिट्स विद अ रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एज 10%। द असेट्स ऑफ द फर्म गिवन है और लाइबिलिटीज भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल है, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो सिंपली इसमें गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब देखो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सिंपल फॉर्मूला है कि जितना कंपनी का टोटल असेट्स है माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितना है? 2,80,000 और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 1,50,000। तो दोनों को माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर बात करें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट की तो ये भी सिंपल है। सिंपली क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है, दैट इज एनुअल प्रॉफिट, और NRR दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो सिंपली हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? गुडविल। तो देखो हम इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अब देखो अगर फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है?
एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम लोग बात करें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की तो सिंपली टोटल एसेट्स जिसमें हम गुडविल नहीं लेते माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब देखो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो सब गिवन है। एवरेज प्रॉफिट दैट इज एनुअल प्रॉफिट गिवन है 40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, टोटल एसेट गिवन है 2,80,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है 1,50,000। बस अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4 लाख और इसको सॉल्व करने पे आएगा 1,30,000। बस हमारे पास गुडविल की फिगर आ जाएगी 2,70,000। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2,70,000। देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है बी 2,70,000, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपेक्टेड बैड डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो जब भी हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो ये बनाते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर हमें पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसके लिए आज से ही रेडी हो जाएंगे, आज से ही उसके लिए पैसा अलग करेंगे, दैट इज प्रोविजनिंग करेंगे। बट अगर हमें पता है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉफिट होने वाला है तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि उस प्रॉफिट को आप इग्नोर कर दो, जब वो प्रॉफिट रिलीज होगा, जब वो प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा तभी आप उसके लिए प्लानिंग करना। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने लेक्चर में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो क्लास नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं सब आपको बहुत डिटेल में स्टडी करने हैं और हमने ऑलमोस्ट हर एक प्रिंसिपल के लिए अलग अलग क्लासेस अपलोड की हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू बी पेड। कैश प्राइस दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, बैलेंस टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब देखो इसका मतलब इस 60,000 में ये 10% इंक्लूडेड नहीं है। कैसे? कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगे 60,000 के प्लस इंटरेस्ट। अगर मान लो ऑलरेडी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता तो इसमें यहाँ मेंशन किया होता कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखो कैश पेमेंट 20,000 है और डाउन पेमेंट 80,000 है, मतलब आपने तुरंत पेमेंट कितना कर दिया 20,000 का, बैलेंस कितना बचा 1,80,000 और इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं 60,000 करके, मतलब ओवरऑल 1,80,000 तो हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना है बेटा 10%। और हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि हमने ओवरऑल कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो हम यहाँ पे ये सॉल्व कर दे रहे हैं कि हमारे पास जो कैश प्राइस है वो कितना है 2 लाख, इसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दिया 20,000, तो हमारे पास ओवरऑल कितना बचा है 1,80,000। ये हमारा कैश प्राइस है। अब देखो यहाँ पे जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या है 60,000 के अमाउंट, जो कि ओवरऑल हमारी कैश प्राइस का पार्ट है। जब भी हम पेमेंट करते हैं ना एज पर हायर परचेज प्राइस तो वो होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर? और इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे पे करते हैं, जो बैलेंस बचा है, तो इस पे आप 10% पे करोगे 18,000, तो ओवरऑल जो हमें पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है बेटा 60,000 प्लस 18,000। पर क्योंकि ये कैश अमाउंट है तो इसमें से हम सिर्फ क्या माइनस करेंगे कैश बैलेंस, ये हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 पे कितना हो जाएगा 12,000। ओवरऑल हम पेमेंट कितना करेंगे 60,000 प्लस 12,000, पर हमने परचेज प्राइस में से या कैश प्राइस में से कितना पेमेंट किया है 60,000, बैलेंस कितना बचा 60,000 और इस पे 10% देंगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 6,000। ओवरऑल क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 ये 36,000 हमने पेमेंट किया है एज इंटरेस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 36,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, इसका तो रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि हमने बिल डिस्काउंट कराया, तो जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तो जो भी पैसा हमारे पास आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और अगर डिसऑनर हो गया तो उसको रिवर्स भी करते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं करंट लाइबिलिटीज में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगेंस्ट द फर्म और नन ऑफ द अबव। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगेंस्ट द फर्म, अब देखो बेसिकली इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इफ इन केस मान लो उसका कोई हमारे पास सोल्यूशन आ भी गया, दैट इज़ वो डिस्प्यूट सेटल भी हो गया, तो सेटलमेंट के बाद भी हो सकता है कि उसकी अमाउंट अभी तक एज सर्टेंड नहीं है तो भी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरह की लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखें तो सेक्शन 68 हमें यह अलाउ करता है कि अगर कंपनी चाहे तो वो अपने ही शेयर्स और अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट से वापस परचेज कर सकते हैं।
और इसको वो परचेज कहाँ से कर सकते हैं? ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर। क्लियर? ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से कंपनी अपने शेयर्स को वापस से मार्केट से परचेज कर सकती है, क्योंकि जब आप शेयर परचेज करने जाओगे तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप अपने फ्री रिजर्व से ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकते हो, या अगर आपने कोई नया शेयर इशू किया है तो उसके प्रोसीड से ले सकते हो। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बेसिकली ये फ्री रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि ए क्या है? फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट, a company purchases from bank its own 410% debentures of rupees 100 each at 90 on 31st December 2015. Calculate the amount paid exclusively for the debentures if quotations are X interest. डिबेंचर इंटरेस्ट कब कब पे हो रहा है? मार्च में और सितंबर में। तो देखो, जो आपने परचेज किया है वो कब परचेज किया है? 31 दिसंबर को। क्लियर? और इंटरेस्ट कब कब पे होगा? मार्च में और सितंबर में। तो देखो, सिंपली अगर क्वेश्चन में हमारे पास एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है डिबेंचर्स, तो एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? 90 मल्टीप्लाई बाय 400, सीधे सीधे, क्योंकि देखो ना हमने परचेज कितने पे किया है? 90 पे, तो ये वैल्यू हो गई 36,000 की। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे? 400 डिबेंचर्स है, 100 ईच का 10%, और लास्ट पेमेंट कब हुआ है? लास्ट पेमेंट हुआ है 30 सितंबर को। लास्ट पेमेंट इंटरेस्ट की हुई है 30 सितंबर को, तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का भी ड्यू है, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। तो इसका कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आएगी 1000। ओवरऑल कितनी वैल्यू आएगी डिबेंचर्स की? 37,000। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 37,000। आप सिंपली देखो क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ था, अगर एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सिंपली हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड। अब देखो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बेसिकली हम यूटिलाइज कर सकते हैं राइट ऑफ करने में, या कह लो राइटिंग ऑफ करने में। क्या चीज़ें? सबसे पहला फिक्टिशियस असेट्स, और दूसरा अगर कोई इंटैंजिबल असेट है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्लियर? हमारे पास ऑप्शन दिया टू राइटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों को ही राइट ऑफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एंड इफ इन केस मान लो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से हम राइट ऑफ कर दें सारे फिक्टिशियस असेट्स एंड सारे इंटैंजिबल असेट, तब भी अगर उसका कोई बैलेंस बच जाए ना, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, financial ratios are used to calculate profit. No. Determine the dividend of the company. Calculate relationship between current asset, current liability. इसका करेक्ट आंसर होगा assess the financial health of the company. बेसिकली ये financial health को assess करता है। क्या? financial ratios. Next, when the liquidation expenses are paid and borne by the transferor, the following entry needs to be passed in the books of the transferor company. अब देखो, होता क्या है कि जब ट्रांसफरर ट्रांसफरी होते हैं, बेसिकली लिक्विडेशन के टाइम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज़ मेंशन कर देते हो। उसके अलावा जो भी असेट्स का रियलाइजेशन पे पेमेंट मिला है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने पे जो पैसा गया है, वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? अगर मान लो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरी पे कर रहा होता, तो उस केस में तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम पे कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफरर पे कर रहा है, तो बेसिकली उसका एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन में वो कहाँ दिखाएगा? टू साइड, कि उसने इतना पेमेंट किया है, किसके लिए? एक्सपेंस के लिए। क्लियर? तो इसकी एंट्री सिंपली क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, issue of shares for purchase of machinery is shown under which heading while preparing cash flow statement as per AS3. अब देखो, हमने क्या किया? शेयर इशू किया है। कब? जब मशीनरी परचेज किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं और अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो हम वेंडर से कह देते हैं कि आपको हम पैसे की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। तो सिंपली उस केस में एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। तो क्या यहाँ पे कोई भी कैश फ्लो हो रहा है? ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। तो ये कहाँ दिखाएंगे? कहीं पे भी नहीं। ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर अपलोड किया है, 100 MCQs अपलोड किए हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज हमने प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड ऑन किया है।
और वो सारे के सारे क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, how much amount will be credited to capital reserve account if 200 shares of 10 each are forfeited on which 8 per share has been called and only 2 per share has been paid, reissued at 9 per share as fully paid up। अब देखो 200 शेयर्स है, 10 के हैं, पर उस पर कंपनी ने अभी तक आपसे कितना मांगा है, ओनली 8 रुपीज़ मांगा गया है, और उसमें से पे कितना किया गया है, ओनली 2 रुपीज़। एंड आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने जब उसको रीइशू किया तो 9 पर शेयर पे रीइशू किया, मतलब हमें पैसा कितना मिला, 9 रुपये, पर वो फुल्ली पेड था, मतलब 10 रुपये का शेयर का बदले हमें 9 रुपये मिला है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। देखो सीधे सीधे पहली एंट्री क्या करेंगे, एसेट छीनने की, दैट इज फॉरफीचर की। शेयर कैपिटल कितने से जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मांगा है, सिर्फ 8 रुपये। 2, जो पैसा मिल जाता है वो हम दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर में। आपने कितना पे किया, ओनली 2 रुपीज़, और आपने कितना पे नहीं किया, तो बेसिकली वो कॉल्स इन अरियर में दिखा दे रहे हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 6, 1200। क्लियर? तो इस शेयर पे अभी तक कंपनी को कितना पैसा मिला है, 400 मिला है। अब कंपनी ने क्या किया कि वही शेयर री इशू कर दिया, कितने पे, 9 रुपये पे। शेयर फॉरफीचर, क्योंकि 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो हम कहाँ दिखाएंगे, शेयर फॉरफीचर में। अब देखो फुल्ली पेड था, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2000। 9 रुपये मिला है, मतलब 1800 रुपये मिला है, और कितना नहीं मिला, 200 नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर शेयर पे देखो होता क्या है ना शेयर फॉरफीचर में, कि जब आप कंपनी से शेयर खरीदते हो और आप पूरा पैसा नहीं दे पाते, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपसे शेयर छीनती है और किसी और को रीइशू कर देती है। बट जब कंपनी आपसे शेयर छीनती है ना, उसी को हम लोग शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। तो ये पैसा जितना आपने कंपनी को पे किया है वो कंपनी रिटर्न नहीं करती। तो कंपनी को इस शेयर पे पहले फ़ायदा कितना हुआ, 400 का, बाद में लॉस कितने का हुआ, 200 का। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा, दैट इज़ 200, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि बेसिकली वो कंपनी का फ़ायदा है। तो एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, 200 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 200। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में देखो हमारे पास क्या दिया, करंट रेशियो दिया है, जो कि क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एसेट टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, बेसिकली क्विक रेशियो की बात कर रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है, इसका मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 1,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और हम क्या लिख सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो, ये होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 1, और 2.8 डिवाइडेड बाय 1, करंट एसेट हमने कितना निकाला था, 1,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा करंट लायबिलिटी डायरेक्टली आ जाएगा 90,000। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 90,000। अगर करंट एसेट निकालने बोलता तो सिंपली हम लोग क्या करते, वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी पे आ गया 90,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, करंट एसेट। नेक्स्ट, प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कॉस्टिंग पे ऑलरेडी 100 MCQs अपलोड किए हुए हैं, जहाँ इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये पूरा का पूरा डाउट हमने वहाँ क्लियर किया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी MCQs अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारे MCQs नो डाउट आपके लिए बहुत रिलेवेंट हैं, तो वहाँ से आप उसकी कवरेज कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हम इस पे डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी अपने MCQ सेशन पे ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड व्हेन यूजिंग अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। व्हाट इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम? देखो दो तरह का इन्वेंट्री सिस्टम होता है, पहला परपीचुअल, दूसरा फिजिकल। फिजिकल मतलब जब हम फिजिकली जा करके अपने स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करते हैं, और परपीचुअल मतलब जब हम उसकी कंप्यूटर पे पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग रखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोर लेजर।
कितना मटेरियल परचेज हुआ, कितना इशू हुआ और कितना एक पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस है। क्लियर? assumes that the cost of the earlier units purchase is allocated in which of the following ways। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो नो डाउट जो पहले आया होगा उसी के बेसिस पे अलोकेशन हुआ होगा। देखते हैं, फर्स्ट टू बी अलोकेटेड टू द एंडिंग इन्वेंट्री, नो। लास्ट टू बी अलोकेटेड टू, लास्ट की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट टू बी अलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ऑब्वियस सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज हम कहाँ अलोकेट करेंगे? सबसे पहले अलोकेट करेंगे COGS में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इम्प्लाइज। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब सिंपली क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे इफ इन केस मान लो अगर स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा, तो ये बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट बनाने में कितना टाइम बेसिकली लग सकता है उसके लिए हम मेंशन कर देते हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बाकी लोग अपना वर्क करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड लेवल्स ऑफ प्राइस एंड परफॉर्मेंस एज अ स्टैंडर्ड। मतलब पास्ट में जो भी, अब जैसे अगर इफ इन केस मान लो हमने बोला कि एक यूनिट हम 10 घंटे में बनाते हैं, तो ये किसकी बेसिस पे बेटा? अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो है ना, कि जो हमने पास्ट में परफॉर्मेंस की है ये सब उसी के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? कि पास्ट में लोगों ने एक यूनिट 10 घंटे में बनाई है तो ओवरऑल यही एक पैटर्न बना देते हैं फॉर फ्यूचर भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी यूजेस अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर अब्सॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड, द वॉल्यूम वेरिएंस इज द। अब इफ इन केस देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने अगर प्री डिटरमाइंड रेट मतलब पहले से डिसाइडेड रेट यूज किया है सो दैट हम फैक्ट्री ओवरहेड को अब्सॉर्ब कर सके, तो उस केस में जो हमारा फिक्स कॉस्ट है ना ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स कॉस्ट होगा, चाहे वो कम दिख रहा होगा चाहे वो ओवर अप्लाइड होगा, दैट इज बढ़ करके दिख रहा होगा। मतलब जो हमने फिक्स कॉस्ट, मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें दो पार्ट है, वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट। अब्सॉर्ब करना मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट वाइज या एक्टिविटी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। वेरिएबल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड का वो चाहे तो बढ़ के दिखेगा चाहे घट के दिखेगा, दैट इज अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, which method of accounting for by product allocates a portion of joint cost to the by product। अब देखो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि what is joint product and what is by product। joint product मतलब सिंपली क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेशन से, सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेशन से, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। क्लियर? और अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो सिंपली जब एक पर्टिकुलर कॉमन या सिंगल ऑपरेशन से, प्रोसेसिंग ऑपरेशन से बहुत सारे जॉइंट आउटपुट्स बने, बट ये सारे के सारे जॉइंट आउटपुट्स की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल हो, छोटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाई प्रोडक्ट। क्लियर? तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इफ इन केस मान लो आप एक सिंगल प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत सारे आउटपुट्स बना रहे हो तो उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, बट अगर उन जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जनरली यही होता है। अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट के लिए सिंपली जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं वो कौन सा होता है? दो मेथड हम लोग यूज करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के केस में। एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। बेसिकली ये मेथड हम यूज करते हैं जब हम लोग का गुड्स होमोजीनियस हो, और अगर हेट्रोजीनियस है तो वेटेड एवरेज मेथड। बट हमसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है बेटा? रिलेटेड टू बाई प्रोडक्ट। अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी दो मेथड है। सबसे पहला, अगर आपने स्प्लिट ऑफ पे, दैट इज स्प्लिट ऑफ पे मतलब उसका फर्दर विदाउट एनी प्रोडक्शन किए आप अगर उसको मार्केट में सेल कर दे रहे हो, तब हम मेथड यूज करते नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। बट इफ इन केस मान लो कि उस बाई प्रोडक्ट पे आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो और फिर मार्केट में सेल कर रहे हो, तो रिवर्सल कॉस्ट मेथड हम यूज करते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी करेक्ट है एंड रिवर्सल कॉस्ट मेथड भी करेक्ट है। बस इतना याद रखना कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम यूज़ करते हैं जब हम स्प्लिट ऑफ पे सेल कर देते हैं, और रिवर्सल मेथड यूज़ करते हैं जब हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग, हम कॉस्ट को किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं? कॉस्ट पूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कॉस्ट पूल। नेक्स्ट, a firm previously calculated product cost using absorption costing but now uses activity based costing. What feature of the product cost calculation remains the same?
पहले हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अब कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट पार्ट होता है वो तो हम इंटैक्ट रखते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका हम कैलकुलेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर? दैट इज प्राइम कॉस्ट तो दोनों ही केसेस में सेम आनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट, a department may be used to make and sell a product which will earn a contribution of 20,000. If it is not used to produce a component for internal use, into which classification should the 20,000 be categorized? क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है और उससे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 20,000। इफ इन केस कह रहा है इफ इट इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट फॉर इंटरनल यूज, तो उस केस में ये 20,000 क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कंपनी के पास, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग लेवल इज नो डाउट इक्वल। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है जहां हमने एमसीक्यूज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग अपलोड किया है। क्लियर? कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है एज वेल एज जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है, किस लेवल पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल है जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि हम कितना हर बार ऑर्डर करें कि हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कितनी आए, मिनिमम। तो इस केस में कॉस्ट भी पूछा है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिमम एज वेल एज इक्वल, कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो और बराबर हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिवील्ड बाय कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से क्या नहीं दिखेगा, वेदर द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, अगर डिविडेंड पे किया है तो नो डाउट कैश आउटफ्लो है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। हाउ द कंपनी हैज़ मैनेज द वर्किंग कैपिटल ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। अगर आप उसको मैनेज करें तो कहीं ना कहीं करंट एसेट बढ़ा रहे होगे, करंट लायबिलिटी घटा रहे होगे, तो इसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि रीजन बिंग इसके पीछे भी क्या है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, वो भी कहाँ दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज एक्सीडेड इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट, इफ इन केस मान लो आपने 50,000 की ओवरड्राफ्ट लिमिट ली थी और उसको बढ़ा करके आप 70,000 कर दे रहे हो, तो नो डाउट यहाँ पे कैश आउटफ्लो तो हो रहा है, बट ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी थी इसके बारे में हमें कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं पता चलता। मतलब ये जो 50,000 की लिमिट थी, क्या ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा, नहीं, ये हमें नहीं पता चलता विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज रेज्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म फंडिंग ओवर द ईयर। अगर आपने लॉन्ग टर्म फंडिंग यूज़ की होगी तो नो डाउट कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्स्ट्रा मार्केट से कहाँ से पैसा लिया है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, क्योंकि सी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप रिवील नहीं कर सकते कि पहले कितनी लिमिट थी और अभी आपने कितनी लिमिट एक्सीड की है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम इज कॉल्ड, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लानिंग। नेक्स्ट, द टर्म लीडिंग रिफ्लेक्ट्स। अब देखो बेसिकली लीडिंग की बात करें तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां हम इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को। लीडिंग करना मतलब क्या, कि एक लीडर की बात कर रहे हैं और लीडर का काम क्या होता है कि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर पाएं। क्लियर? अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू एंगेज इन द वर्क बिहेवियर्स नेसेसरी टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये करेक्ट है। Process of assigning duties to individuals to achieve specified ends effectively. Process of centralizing the authority in the hands of individual to achieve business ends. अब देखो assigning duties या centralizing duties या authorities इनका काम नहीं है, बेसिकली इनका काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मोटिवेट करना, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच टू कंक्लूजन, मैनेजर, नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर और ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा नेगोशिएटर। देखो एक इंडिविजुअल जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है जो सारी की सारी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हर एक पार्टीज को प्रॉपर तरीके से केयरफुली लिसन करता है, सुनता है और फिर एक कंक्लूजन पे आता है जो कि सारी की सारी पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उस इंडिविजुअल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नेगोशिएटर। बेसिकली नेगोशिएटर का काम ही यही होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है पार्टीज के बीच में तो उनको सुने केयरफुली एंड उस पर एक डिसीजन ले और उसका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट,
Dash are skills associated with the manager's ability to work well with others. Human skills, technical skills, conceptual skills or none of these. But obviously इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ह्यूमन स्किल्स। बेसिकली अगर ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो यही वो स्किल है जो मैनेजर्स के साथ एसोसिएटेड होती है सो दैट वो दूसरों के साथ प्रॉपरली काम कर सके, एज ग्रुप भी काम कर सके, दैट इज बोथ विद इन अ ग्रुप और एज वेल एज लीडर भी वो वर्क परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ह्यूमन स्किल्स। नेक्स्ट, हेनरी गैंट वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ F.W. टेलर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जॉब इज नोन एज। अब एक पर्टिकुलर जॉब पे अगर आपको रखा गया, जैसे इफ इन केस मान लो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो आप किसके? फाइनेंस डिपार्टमेंट के। तो क्या क्या टास्क आपके होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं? जॉब डिजाइनिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर दैट superimposes a horizontal set of divisional reporting relationships onto hierarchical functional structure is known as। अब देखो बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे हम एक चीज़ बताएं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एंड उनको फुलफिल करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, अचीव करने में। क्लियर? तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये 4 तरीके से कंपनी बना सकती है, और ये देखो यही चारों ऑप्शन दिया भी है, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स एंड हाइब्रिड। अब देखो हम इन चारों को भी यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली बना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, या कह लो कि जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उनके बेसिस पे जब स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिविजन किया है या कस्टमर के बेसिस पे हमने डिविजन किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया होता है वो किसके बेसिस पे बनाया होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन। क्लियर? कि बेसिकली अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, मतलब डिफरेंट बहुत सारे मैनी, अगर लार्ज एंड हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो उस केस में उनको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। क्लियर? अगर हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल सेट होता है डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का। और लास्ट है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहां हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लस डिविजनल स्ट्रक्चर को मिला करके चलते हैं। क्लियर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ही हम क्या करते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल सेट बना करके चलते हैं ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल सेट बनाते कहाँ? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। क्लियर? और क्वेश्चन में भी हमसे वही चीज़ पूछा था कि हॉरिजॉन्टल सेट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अंडर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नीड्स आर एज मच सेम एज एग्जिस्टेंस नीड्स। हु आर नोन फॉर दीज थ्योरीज? नो डाउट मैस्लो एंड एल्डरफर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पीस वेज प्रोवाइड्स। अब देखो अगर पीस के हिसाब से है तो होता क्या है कि अगर मान लो हम आवर्स के हिसाब से कहते हैं तो हम कहते हैं कि 8 घंटे का आप काम करो और हर किसी को 8 घंटे के इक्विवेलेंट पैसा मिलेगा। इफ इन केस मान लो पहला एम्प्लॉय सिर्फ 8 यूनिट्स बनाया 8 घंटे में, दूसरा 10 यूनिट बनाया और तीसरा 12 यूनिट बनाया, तो आप कर क्या रहे हो कि आप ये नहीं देख रहे कि कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करा, आप कह रहे हो कि जो जितने घंटे काम करेगा हम सिर्फ उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि जो एफिशिएंट मतलब जो अच्छे हार्ड वर्कर्स हैं, जैसे जो 12 यूनिट बना रहे हैं, वो क्या सोचेंगे 8 यूनिट वाले को भी उतना पेमेंट मिल रहा है, हमें भी उतना ही पेमेंट मिल रहा है, तो हम क्यों उतनी मेहनत करें, हम भी क्या करेंगे कि 8 घंटे में सिर्फ 8 यूनिट बनाएंगे, है कि नहीं। तो जो एफिशिएंट हार्ड वर्कर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इसकी तरह लेजी हो जाएगा। क्लियर। तो पीस वेज देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जो एफिशिएंट हार्ड वर्कर्स हैं हम उनको इनकरेज करते हैं। अब इफ इन केस मान लो हर कोई 8 घंटे काम कर रहा है, पर पहला 8 यूनिट बना रहा है, दूसरा 10 यूनिट बना रहा है, तीसरा 12 यूनिट बना रहा है, तो नो डाउट ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, 12 यूनिट वाले को, और कम पैसा किसको मिलेगा, 8 यूनिट वाले को। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो 8 यूनिट बना रहा है ये भी कोशिश करेगा 12 यूनिट बनाने की, रीज़न बीइंग जो जितना ज़्यादा बनाएगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
जॉब एनालिसिस शुड ऑलवेज बी डन। जॉब एनालिसिस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पहले मैनेजर को कर लेना चाहिए। बेसिकली जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां टास्क को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहां उनको ये डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में जिसको भी हम अपॉइंट करेंगे उसका क्या टास्क होगा, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर? दैट इज़ उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन हमें करना होता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और क्या एबिलिटीज़ चाहिए। दैट इज़ जॉब की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप अकॉर्डिंगली, जब मैनेजर को ये पता होगा तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर पाएगा। क्लियर? तो जॉब एनालिसिस हमेशा कब होनी चाहिए? बिफोर रिक्रूटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन अग्रीमेंट ऑफ अ पर्सन शैल बी वॉइड? कोअर्जन, फ्रॉड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो, कोअर्जन की बात करो, फ्रॉड की बात करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करो, एज वेल एज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सब तब अकर करते हैं जब आपका कंसेंट फ्री ना हो। क्लियर? और जब कंसेंट फ्री नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब जहां इनोसेंट पार्टी, दैट इज अग्रीड पार्टी, को ये राइट मिलता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करे। क्लियर? बट अगर अनसाउंड माइंड के हो, दैट इज एक पार्टी, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर बी कौन है? अनसाउंड माइंड, दैट इज पागल है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है? वॉइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट बेलमेंट? अब देखो, बेलमेंट के बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है जब हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का 2020 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। बेसिकली बेलमेंट मतलब होता है जहाँ दो पार्टीज होती है, ए और बी। ए कौन है? बेलर। बी कौन है? बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो अपना गुड्स देता है, और बेली वो पर्सन होता है जिसको उस पर्टिकुलर गुड्स पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि ए ने जब अपना गुड्स बी को दिया तो बी की ये ड्यूटी है कि जो भी फंक्शन उस पर परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करके वो गुड्स रिटर्न कर दे ए को। जैसे फिर इन केस मान लो मेरे पास स्कूटी है और हमें उसकी सर्विसिंग करानी है, तो स्कूटी सर्विसिंग में दो चीज़ होती है ना, एक तो फ्री सर्विस होती है स्टार्टिंग में और फिर पेड सर्विस होती है। तो अगर ए ने अपना स्कूटी भेजा है बी के पास, तो बी की ये ड्यूटी है कि उस पर वो सर्विसिंग करे। अगर फ्री सर्विस है तो सर्विसिंग के तुरंत बाद वो गुड्स लौटा दे किसको? ए को। क्लियर? और इफ इन केस मान लो पेड सर्विस है तो बी पैसा लेकर के आपकी स्कूटी लौटा देगा। बट इसमें बेसिकली यही होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना गुड्स देता है सो दैट उस पर कोई काम, कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके, और उसके बाद बी की ये ड्यूटी होती है कि उस गुड्स को वो संभाल करके रखे। जैसे ही वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा स्कूटी पे, दैट इज सर्विसिंग को, उसका काम है कि वो गुड्स ए को लौटा दे। क्लियर? तो यहाँ पे जो बेलमेंट होता है ना, वो ग्रेटिट्यूअस भी होता है एज वेल एज नॉन ग्रेटिट्यूअस भी होता है, दैट इज पेड एज वेल एज फ्री। अब देखो, पार्किंग कार इन पार्किंग एरिया एंड गिविंग की टू द कार टेकर। बेसिकली कार टेकर है ये। बेसिकली हमने जैसे ही कार टेकर को अपनी कार की कीज़ दी, उसका काम क्या है कि वो उसको संभाल करके रखे, उसके बदले वो जो भी रिसीट काटेगा उसका हम पेमेंट कर देंगे, और बाद में जैसे ही हमें कार लेकर के जानी होगी, ये कार टेकर की ड्यूटी है कि वो हमें कार लौटा दे। क्लियर? कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वो फर्दर इम्पोज नहीं कर सकता। हैंडिंग ओवर गुड्स टू एन एजेंट फॉर अ कस्टमर एंड सीजर ऑफ गुड्स ऑफ अ ट्रेडर बाय पुलिस। तो देखो, हर केस में क्या होगा कि जैसे ही फॉलोइंग एक्टिविटी होगी, जैसे एजेंट है, एजेंट ने आपसे गुड्स लिया, जैसे वो उसको गुड्स सेल करेगा पैसा आपको रिटर्न कर देगा। पुलिस आपके गुड्स को सीज कर लिया, जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, जैसे ही आप प्रूफ कर दोगे कि आप इनोसेंट हो, पुलिस का काम क्या है कि वो आपके गुड्स को छोड़ देगी। क्लियर? बट प्लेसिंग ज्वेलरी इन बैंक लॉकर, जब हम बैंक से लॉकर लेते हैं ना, तो लॉकर के लिए हम सिर्फ एक अमाउंट पे कर देते हैं, और बैंक को इससे मतलब नहीं है कि आपने लॉकर में क्या रखा है क्या नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। क्लियर? और आप जब चाहो अपनी ज्वेलरी लेकर के आ सकते हो, उस पर बेसिकली बैंक को किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि बी बेलमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बेलमेंट से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट, इफ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द प्रॉमिस, इट इज़ नोन एज। देखो, दो चीज़ होती है। इफ इन केस मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 जुलाई को, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 15 जुलाई को हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। अगर जिस दिन ड्यू डेट है, जैसे 15 जुलाई, उस दिन अगर ए ने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ इन केस मान लो आपने ड्यू डेट के पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएं, तो इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज एडवांस में आपने ये इन्फॉर्म कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कि सिंपली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। क्लियर?
तो एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, दैट इज ऑन 15 जुलाई, उस दिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उसको एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। अदरवाइज अगर आपने एडवांस में ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, which of the following is not an exception to rule that an agreement without consideration is void? A promise to compensate for a voluntary act, gift, अगर गिफ्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू है तो ये एक्सेप्शन था। अ प्रॉमिस ऑफ डोनेशन इन राइटिंग, दैट इज चैरिटी की अगर बात करें तो ये भी अलाउड है विदाउट कंसिडरेशन। एंड अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, अगर टाइम बार डेट हो चुका है, दैट इज टाइम पीरियड बीत चुका है 3 साल का, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट तो एक्सेप्शन थे कंसिडरेशन के। बट अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर अ वॉलंटरी एक्ट, ये एक्सेप्शन नहीं है किसका, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड का। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताते कि हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज़ ड्यू के लिए एज वेल एज CUCET के लिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस वही सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो DU के एंट्रेंस एग्जाम में और CUCET के एंट्रेंस एग्जाम में है। इनफैक्ट वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले से इंक्लूडेड था, तो उस पर भी वहाँ क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। तो वो क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व करवाया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा ये सजेशन होगा कि वो क्लास भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज नॉट अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी। अब देखो डैमेजेस के लिए आप केस कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हो, रिसेशन के लिए कर सकते हो, बट पनिशमेंट के लिए नहीं। आप पनिशमेंट के लिए कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? If a seller breaks a condition of the contract of sale, the buyer is entitled to cancel the contract. Correct? क्योंकि देखो दो चीज़ होती है, कंडीशन एक वारंटी। अगर वारंटी तोड़ी है तो उस केस में बायर के पास राइट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सके, पर अगर कंडीशन ब्रेक किया तो बायर के पास ये राइट है कि वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सके। अ बायर कैन बिकम द ओनर ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग पेड द प्राइस, ये भी करेक्ट है। ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, हो सकता है कि प्राइस का पेमेंट फ्यूचर में हो। If the unpaid seller sells the goods to a third party without serving notice to the first buyer, the sale is valid. अब देखो बेसिकली जो अनपेड सेलर है उनके पास राइट होता है रीसेल का। हाँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर बोली है कि एक बार आपको वहाँ पे ये चीज़ बोला है कि जो फर्स्ट बायर है उनको आपको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना होता है नोटिस की हेल्प से कि अब हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम ये गुड्स किसी और को रीसेल कर देंगे। क्लियर? तो उसका मतलब ये रॉन्ग है। एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज अ गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड टैंजिबल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तो वहाँ पे हम सिर्फ उन गुड्स की बात कर रहे हैं जो मूवेबल गुड्स हैं। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन ना ट्रू नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। इसमें से फॉल्स है ऑप्शन सी। अगर बाकी तीनों ऑप्शन देखें तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट एक्सरसाइज विच आर द फॉलोइंग राइट्स अपॉन द बायर्स गुड्स। देखो 3 ही राइट मिलते हैं, राइट ऑफ लीन मिलता है, राइट ऑफ रीसेल मिलता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है, बट राइट ऑफ प्लेज ये कोई राइट नहीं मिला है अनपेड सेलर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज नो डाउट ड्रॉय। ड्रॉय को ही क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नाउ परमिटेड इन इंडिया अंडर द LLP एक्ट 2008। देखो कम से कम इसमें 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, दैट इज जितने नंबर ऑफ मेंबर्स ये चाहें, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स ये चाहें ये रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑल्टर्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखो अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को तो हम कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में या आपको रिटन रेजोल्यूशन देना होगा। क्लियर? और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज की तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने की बात हो रही है और इनका ऑल्टरेशन हमेशा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि देखो MOA में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी क्लॉजेज हैं एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज, अगर आप कैपिटल क्लॉज को छोड़ दो तो बाकी जितने भी क्लॉजेज हैं सबका ऑल्टरेशन पॉसिबल है, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसा कि मेंशन किया गया है सेक्शन 13 में। क्लियर? अब देखो अगर हम लोग बात करें कैपिटल क्लॉज की तो कैपिटल क्लॉज ही एक ऐसा क्लॉज है
अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका ऑल्टरेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर? तो सिंपली इसका क्रक्स क्या है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो सबका ऑल्टरेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन इंक्लूड्स, अब देखो पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, फर्म भी आता है, कंपनी भी आता है, एओपी बीओआई दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि ओवरऑल 7 पर्सन्स होते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो पहला हो गया इंडिविजुअल, नेक्स्ट एचयूएफ, फर्म, एओपी बीओआई, कंपनी, 5 ये हो गए। सिक्स्थ है लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ऑल, एंड लास्ट वन इज अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ओवरऑल ये 7 पर्सन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच इनकम और इनकम्स ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज आर नॉट क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। बेसिकली जो उनकी स्किल या नॉलेज पे वो गेन करते हैं उसकी क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। एनी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, इनकम विच अक्रू और अराइज टू अ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, बोथ ए एंड बी दोनों ही केसेस में क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल बोला है, नो डाउट इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बेसिकली ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है क्योंकि इसको हम लोग बिजनेस इनकम का पार्ट मानते हैं। अब देखो टैक्सेशन पे हम बहुत जल्दी MCQs अपलोड करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स पे, सो दैट आपको बहुत सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट, an assessee who has no income from business or profession will not be required to pay advance tax if the said assessee is an firm, senior citizen, AOP, Indian company। अब देखो अगर कोई इनकम नहीं है बिजनेस या प्रोफेशन से तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सीनियर सिटीजन। क्लियर? यहाँ देखो ओवरऑल हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया और ये 100 क्वेश्चंस ड्यू 2017 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर से थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि सिंपली हम स्टार्टिंग से ये चीज़ बोले कि जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो हमारे लिए रेलेवेंट है, एज वेल एज बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो बहुत रेलेवेंट है। सब पे हम ऑलमोस्ट MCQs अपलोड कर ही रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अगर आपने 2020 DU एमकॉम एंट्रेंस का सोल्यूशन हमारा देखा है तो वहाँ हमने बताया भी है कि कई सारे क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कवर किए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में उतना ज़्यादा ईजी पड़ेगा अपना पेपर सॉल्व करने में। अब देखो हमने लिंक सबकी प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इनफैक्ट DU के लिए, JMI के लिए, BHU के लिए, CU CET के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस इंक्लूड की हैं वो सारी की सारी क्लासेस बहुत रिलेवेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके अलावा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप एंड अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको सारे अपडेट्स, सारे PDF, सारे नोट्स वहाँ से मिलते रहें। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।